बच्चों, आज से हम फिजिक्स प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर हैं। अभी इसका अंक विभाजन नहीं रहेगा क्योंकि अभी बोर्ड से नहीं आया है। मैं ये केवल आपको पढ़ के बताऊँगा कि कितने चैप्टर हैं और किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं। आपको इस चीज़ को फेयर कॉपी के पहले वाले पेज पे लिखना है। मैं आपको फ़ोटो पहुंचा दूंगा इसका, आप उसको लिखना है, याद नहीं करना है। आप देखो इसको, अध्याय यहाँ पर इकाई दे रखी है और ये अंक है। एक यूनिट के अंदर 3 अध्याय है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 2 ही अध्याय है, लेकिन अपन ने इसको 3 अध्याय में बांट दिया इसलिए कि हमें टेस्ट लेने में तकलीफ़ नहीं आए, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं मिले। पहला है स्थिर विद्युत, दूसरा विद्युत विभव, तीसरा विद्युत धारिता पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट विद्युत धारा विभव मापी। यूनिट तीसरी धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व। चौथी यूनिट विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, ये चौथी यूनिट में। 5वीं यूनिट में एक ही अध्याय है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। छठी यूनिट सबसे ज़्यादा बड़ी है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लेंस तथा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र और तरंग प्रकाशिकी। ये 4 अध्याय है छठी यूनिट में। विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति 7वीं यूनिट है, अकेला अध्याय। परमाणु और नाभिक, ये दोनों मिलकर 8वीं यूनिट है। और लास्ट यूनिट है अर्धचालक युक्तियाँ, पार्ट 18। ठीक है, अभी अपन अध्याय 1 शुरू करेंगे। यूनिट 1 का अध्याय 1। बच्चों, ये यूनिट 1, इस यूनिट 1 में 3 अध्याय 1, 2, 3 अपन अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत मतलब विद्युत संबंधी आपके पास 8 चैप्टर है। तो ये सबसे पहले बता दूँ आपको कि जब राजा महाराजा के समय तो बिल्कुल बिजली रहती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी तो बनी ही नहीं थी। वहाँ पर उस समय कैसे विचार आया, तो एक थेल्स वैज्ञानिक ने एक प्रयोग करा था, वो अभी देर से बताऊंगा आपको। उसके पहले एक अपन जो कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, उससे ही बेसिक आया था इसका। वो समझो क्या, जैसे धागा है और ये बलून है। अगर अभी मैं धागे के पास को बलून को धागे के पास लाता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा घीस लेता हूँ इसको, तो आप देखना एक बार और, ये क्यों हुआ अपन अभी देर से बताएंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत ही बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, चलो देर से बताना पड़ जाएगा क्यों हुआ। ठीक है, हो जाता है, अपन ने भी करा होगा, लेकिन क्यों हुआ देर से। ठीक है, अब बहुत पहले 600 ईस्वी में, 600 ईस्वी मतलब राजा महाराजा के समय, उस समय एक एम्बर, अभी बोला जाए तो एबोनाइट, ये एम्बर क्या, तो जैसे पेड़ से गोंद निकलता ना, ऐसा पदार्थ निकलता था, वो सूखे प्लास्टिक जैसा हो जाता था। तो वो एम्बर को ऊनी कपड़े से घिसा। अब ऊनी कपड़ा, तो उस समय ऊनी कपड़े से नहीं घिसा, उस समय बिल्ली की खाल से घिसा। तो बिल्ली की खाल से घिसने पर उस टुकड़े में एक एनर्जी आई, मतलब एक शक्ति आ गई। कैसी शक्ति, कि उसको जब सूखी सूखी पत्तियों के पास लाया गया तो पत्ती चिपकने लगी। जैसा भी मैंने बताया ना, ये चिपक रहा था, ऐसी चिपकने लगी। तो उस समय सोचा कि यार इसमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी आ गई जिसके कारण ये चीज़ चिपक रही है। उस समय उस चीज़ को उनने नाम दे दिया, बोले यार ये विद्युत है।
एक नई प्रकार की ऊर्जा, बोले विद्युत है। उससे मालूम नहीं पड़ता क्यों हो रहा है, बस हाँ बोले ऐसा हुआ, ठीक है। वो एक प्रकार की एनर्जी थी। बाद में धीरे धीरे समय बढ़ता गया, फिर बाद में इसके बारे में सोच शुरू हो गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिजली का आविष्कार अगर शुरुआत में कुछ हुआ है तो बस यहीं से मालूम पड़ा था कि यार कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत सालों बाद इस चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। अब आगे बताते हैं क्या क्या गया। सालों बाद एक कांच की छड़ ली, उस कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से घिसा। रेशमी कपड़ा, ये मतलब जब आविष्कार हो गया था काफ़ी समय की बात है, ठीक है। तो रेशमी कपड़े से घिसा, तो घिसने पर इसमें भी इस प्रकार की एनर्जी आ गई कि वो छोटी छोटी चीज़ों को चिपका सकता है। जैसे कभी आप करके देखना, कंघे को आप सूखे बाल पर घिसो और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाओ तो वो भी चिपकने लगते हैं। खैर अब तो नॉर्मल चीज़ें, लेकिन उस समय बड़ी बात थी, ठीक। तो रेशमी कपड़े से इस कांच को घिसा तो इसमें भी गुण आ गए। अब उन्हें प्रयोग करा, उन्हें आगे प्रयोग करा कि ये जो कांच की छड़ है इसको रेशमी कपड़े से घिसा, एक और कांच की छड़ ली, उसको भी रेशमी कपड़े से घिसा। अब ये दो कांच की छड़ हो गई दोनों। और घिसने के बाद जब इसको पास पास लाया गया तो इन्हें देखा कि वो प्रतिकर्षित कर रही, प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को फेंक रही है, ये दोनों छड़। हुआ होगा मतलब कुछ ना कुछ जिनमें एनर्जी है इसलिए कर रहा होगा। फिर उसी समय उनने दो एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट मैंने बता दिया। अब एबोनाइट नहीं, अगर घर पे प्रैक्टिकल करना चाहो तो ये प्लास्टिक की छड़ ले लो, और वो नली आती ना, पाइप जो पानी भरते हैं, दो। इसको ऊनी कपड़े से घिसा, इसको भी ऊनी कपड़े से, इसको भी ऊनी कपड़े से, और इसको भी पास पास लाए। ये एबोनाइट की है, इसको भी पास पास लाए। जब इसको पास पास लाए तो ये भी क्या करने लगी, प्रतिकर्षित। इसमें भी कुछ एनर्जी होगी इसलिए प्रतिकर्षित करने लगी। बोले ये भी ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या करा कि रेशमी कपड़े से घिसी हुई कांच की छड़ ली और ऊनी कपड़े से घिसी हुई एबोनाइट की छड़ ली और दोनों को पास पास लाए। अब देखना क्या हुआ, ये कांच की छड़ है और ये एबोनाइट की, ये रेशमी कपड़े से घिसी है, ये ऊनी कपड़े से घिसी है। जब इसको पास लाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगी, मतलब चिपकाने लगी। ये इस समय क्या मालूम पड़ा उनको, क्या भैया ये जो वस्तु है इसमें भी एनर्जी है, ये वस्तु है इसमें भी एनर्जी है। अब इसमें जो वस्तु में एनर्जी है वो एक प्रकार की, इसमें जो एनर्जी वस्तु है वो भी एक प्रकार की है, लेकिन इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी अलग है। अगर दोनों की एनर्जी सेम होती तो यहाँ पर भी क्रिया वही होती। इसका मतलब इनमें जो ऊर्जा आई है वो कुछ अलग है। तो उन्होंने बाद में नाम दे दिया, बोले यार ये वस्तु जो है जिनमें ऊर्जा आई है ये हो गई आवेशित, ये भी हो गई आवेशित, लेकिन इसमें आवेश अलग है, इसमें आवेश अलग है। अभी भी ये नहीं बताया कि आया कैसे और हुआ कैसे, लेकिन आवेश है, ठीक है। उस समय इसमें जो आवेश है उसको नाम दे दिया, बोले इसमें धन आवेश है। उस समय भी वैज्ञानिक को ये नहीं मालूम पड़ा था कि आया कहाँ से है, बस ये मान दे कि यार इसको नाम दे दो, बोले धन आवेश है, ठीक है। इसमें जो आवेश आया उसमें उत्पन्न हुआ उसको नाम दे दिया ऋण आवेश। मतलब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से घिसा तो बोले इसमें धन आवेश है, ऊनी कपड़े से घिसा एबोनाइट की छड़ को तो बोले इसमें ऋण आवेश है। यहाँ तक अपने को ये समझ में आ गया है कि यार भैया घिसने से कुछ न कुछ वस्तुओं में, सब वस्तुओं में नहीं बताऊँगा कौन कौन सी वस्तुओं में, कुछ ऊर्जा आ जाती है, कुछ एनर्जी आ जाती है जिससे वो छोटी वस्तु को चिपका सकता है या इस प्रकार की क्रिया होती है। वो वस्तु को बोलते हैं आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु, ठीक है। आवेश दो प्रकार का हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश। अभी उस समय तक नहीं मालूम पड़ा था कि आ कैसे रहा और कैसे बन रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ से निष्कर्ष ये निकला है, एक बहुत IMP ऑब्जेक्टिव अभी जो बताया मैंने केवल समझने के लिए बताया। अब जो एग्ज़ाम में अभी तक जो बताया उसमें जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि दो सजाती आवेश, सजाती मतलब दोनों धन, ये दोनों सजाती आवेश के बीच
बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो दो सजातीय आवेशों के बीच लगता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को फेंकते हैं, धन धन हो या ऋण ऋण हो, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं, मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित। एक धन और एक ऋण, ये धन ये ऋण, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित। तो बहुत IMP ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है कि सजातीय आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये डॉट है। सजाती धन धन या ऋण ऋण आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेश, एक धन एक ऋण या एक ऋण एक धन में सदैव आकर्षण होता है। मैं आपको नोट्स में दे भी दूंगा। ऐसी चीज़ को आपको लिख के बचाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको याद करके। तो ये सब आपको नोट्स में बचाऊंगा मैं, आप उसको फिर कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, अब वो आप समझो इसको, ठीक है। चलो अलग से बता रहा हूँ। पहले मैं, कोई सा भी पदार्थ हो, लोहा लकड़ी सोना चांदी प्लास्टिक, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, अणु फिर परमाणु, ऐसा ही है। सबसे छोटा कण परमाणु अपन मानते हैं, और परमाणु के भी अंदर नाभिक होता है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, फिजिक्स में भी वो एक नाभिक चैप्टर उसमें पढ़ोगे, नाभिक होता है, ठीक है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं। प्रोटॉन पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोई सा भी पदार्थ का जो बहुत छोटा कण है, उस छोटे कण के अंदर नाभिक होता है, उसमें धन आवेश भी होता है और एक उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है, और इस नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं कोई से भी पदार्थ में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही पूरी इस क्रिया को करते हैं कि धन आना, धन आवेशित होना वस्तु, ऋण आवेशित होना। कैसे, अब समझना ये चीज़। जैसे कांच की छड़ है, पदार्थ है कांच की छड़ है। जब इस कांच की छड़ को आपने रेशमी कपड़े से घिसा, ये रेशमी कपड़ा, जब आपने इसको घिसा तो घर्षण के कारण इसके जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन बंधे थे, ये ऋण है और ये धन है, तो ये बंधे थे। अरे विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, तो ये बंधे थे। जब इसको घिसा तो ये कुछ बंध टूट जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन टूट के इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जैसे अपन मान लो 50 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 50 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अभी पहले इसका बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। केमिस्ट्री के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी पदार्थ वो इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं, तो हो जाता है धन आवेशित, मतलब वो धनी हो गया। वो धनी है तभी तो दिया उन्होंने, बोला क्या लखपति हूँ मैं, दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये धनी है, इन्हें इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। अब ये जो रेशमी कपड़ा है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपन ने अभी जिक्र नहीं करा था, लेकिन ये इन्हें इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए धन आवेशित हो गया। लेकिन ये कपड़ा जो है जिन्हें इलेक्ट्रॉन ले लिया है ये हो जाता है ऋणी, इलेक्ट्रॉन ले ऋणी। अब ये ऋणी हो जाता है तो ये कपड़ा भी ऋण आवेशित हो जाता है। हुआ क्या है कि जब इसको घिसा गया तो इसके ये जो बंध है वो टूटे, जिससे इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कमी होने के कारण इस पर क्या बन गया, धन आवेश। अब इसके पास धन आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज़रूरत पड़ेगी तो ये किसी से लेगा, तो इसमें एनर्जी आ गई लेने के लिए भी। और इस पर ऋण आवेश आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये भी देने के लिए एनर्जी लेगा कि यार भैया अब एनर्जी है मेरे पास तो मैं भी कुछ दूंगा, इसलिए ये बन जाते हैं आवेश। ये वस्तु हो जाती है आवेश, धन आवेशित ऋण आवेशित। अब इसके विपरीत अगर मैं एबोनाइट की या प्लास्टिक की छड़ की बात करूं, इसको अपन ने कैसे घिसा था, ऊनी कपड़े से। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको घिसते हैं हम
तो ऊनी कपड़ा इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ऊनी कपड़ा इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जिससे इस पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश, और इस पर बन जाता है धन आवेश। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों, कि यार ये देगा और ये लेगा। तो इसमें क्या रहता है कि जिस पदार्थ के आपस में बंध ज़्यादा मजबूत बंधे रहते हैं वो देने का काम नहीं करता है। जैसे इसके ये वाले बंध ज़्यादा मजबूत बंधे हुए, ये घिसेगा तो ये नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ये कमज़ोर बंधे हुए हैं तो ये इसको दे देता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या है कि इसके जो आपस के ये बंध है ये कमज़ोर बंध है, घिसा, ऊनी कपड़े ने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, प्लास्टिक ने बोला कि यार मैं तो नहीं तोड़ूंगा, तो ये इसको दे दिया, इसलिए इस पर क्या हो गया, ऋण आवेश, और इस पर धन आवेश। अब इस पूरे का सार समझो, इस पूरे का सार एग्ज़ाम में इसमें से कुछ भी नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझना है इस चीज़ को, ठीक है। होता क्या है कि जब भी आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर घिसते हो, ठीक है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मतलब मेरे पास से गए, तो मेरे पास कमी हो गई, जिसके पास कमी हो जाती है वो हो जाता है धन आवेशित, जिसके पास कमी हो जाती है उसको मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसलिए वो धन आवेशित, उल्टा समझने हो, कमी हो गई फिर भी वो क्या हो गई, धन आवेशित। और जो ले लेता है तो लेने वाला ऋणी होता है और कर्जदार ऋणी, ठीक है, तो जो ले लेता है उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश। अब ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो धन आवेशित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले लेती है वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित। अब ये जो मैंने क्रिया करवाई घर्षण से ऐसा काम करने की, ये केवल होती है कुचालकों में, कुचालकों या विद्युत रोधी। अब ये कुचालक और विद्युत रोधी क्या, तो विद्युत के हिसाब से पदार्थ को दो भागों में बांटा है, चालक और कुचालक या विद्युत रोधी। थोड़ा कुचालक बता दूं, कुचालक क्या आपकी निगाह में ऐसा जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, मतलब अपने अगर उसको टच कर लो तो करंट नहीं लगता है, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, रबर है, ये विद्युत के कुचालक माने जाते हैं। सुचालक जितनी भी धातु है, तांबा, सोना, चांदी, ये सुचालक, चालक मतलब सुचालक, ठीक है। अब विद्युत रोधी में ये क्रिया होती है, ये आप घर्षण करके प्लास्टिक में इस प्रकार की चीज़ कर सकते हो, लेकिन किसी चालक में काम नहीं कर सकते हो। क्यों, ये भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कुचालक किसको मैंने बताया, जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो कहलाते हैं कुचालक। प्लास्टिक, रबर और ये कुचालकों में एक क्रिया हो जाती है। कुचालकों की विशेषता है कि इसमें जो ये बंध है वो थोड़े से टाइट बंधे रहते हैं, ये और चालक जो होते हैं तांबा, सोना, चांदी, इसमें ये बंध बहुत लूज बंधे रहते हैं। जैसे ये तांबे की छड़ है तो इस तांबे की छड़ के ऊपर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब ये बंध टूटे हुए रहते हैं ऑलरेडी और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये क्रिया उसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अभी समझाऊंगा, ठीक है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। चलो अपन समझते हैं कि विद्युत रोधी मतलब कुचालक, रबर, प्लास्टिक, इसमें क्रिया हो जाती है, लेकिन धातु चालकों में नहीं होती है। जबकि अपन अब दैनिक जीवन में जो भी देखते हैं विद्युत संबंधी सब धातुओं का देखते हैं, ठीक। तो अब समझते हैं कि क्यों इसमें क्रिया नहीं होती और इसमें क्यों होती है। ये केवल आपको समझना है, अभी इसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, केवल आपको समझना है ताकि अपन इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ सके, ठीक है, चैप्टर को पूरी तरह समझ सके। चलो, जैसे मैंने आपको एक क्रिया बताई थी इस प्रकार की कि अभी ये चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसको घिसता हूँ तो ये चिपक जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि घर्षण से इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। अगर इन्हें दे दिए होंगे, जैसे अपन इसको प्लास्टिक मान ले, तो इन्हें दे दिए होंगे तो ये लेने के लिए और ले लिए होंगे तो देने के लिए,
ये ऐसी क्रिया करेगा। अब इसमें क्या होता है, जब अपन ने घिसा तो कुचालक, रबर प्लास्टिक की विशेषता होती है कि अपन ने घिसा तो केवल यहीं पर ही उसके आवेश उत्पन्न हुए। अगर अपन सोचें कि ये यहाँ घिस के इसके पीछे से मैं ये क्रिया कर लूँ तो नहीं होगी, ये यहीं से होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये विद्युत का सुचालक नहीं है, जो आवेश यहाँ है वो यहीं बैठा हुआ है। और कब तक बैठा रहेगा? अगर मैं किसी दीवार से या धरती से टच कर दूंगा इसको तो ये आवेश निकल लेगा, चले जाएगा, लेकिन ये यहीं बैठा रहेगा। अब इसके विपरीत, ये कुचालक चीज़ है। अब इसके विपरीत अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सुचालक है। अब सुचालक में ये भी सुचालक है, मैं भी सुचालक हूँ। अब अगर मैं सोचूं कि इसको घिस लूँ तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं इसको घिस भी लिया और इसमें उस प्रकार की क्रिया हो गई, आवेशित हो गया, तो वो आवेश मेरे सारे होते हुए कहाँ चले जाएंगे? धरती पर। या मैंने इसको यहाँ घिसा तो ये आवेश फैलते हैं, पूरी जगह पर फैलते हैं। उसकी विशेषता है कि आवेश वहीं रह गया था, लेकिन ये पूरा फैलता है, क्योंकि सुचालक के करंट अगर बनता है तो फैलता है, तो ये पूरा फैल जाएगा, तो वो फैलता हुआ सीधा नीचे चले जाएगा। इसलिए इसमें क्रिया नहीं होगी। और इसके बारे में अभी और डिटेल में बताऊँ। अगर इसको आवेशित करना हो तो कैसे करेंगे? उसको तो आवेशित कर दिया, इसको कैसे अभी समझेंगे, बस इसको आवेशित करना। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ कि कुचालकों में आवेश कैसे बनता है और सुचालकों में क्यों नहीं बनता है इस क्रिया से। वो अभी इसमें कैसे बनता है वो सीखेंगे। ठीक है, वो सीखेंगे। चलो अब अपन सीखते हैं कि कोई चालक मतलब धातु, तांबा सोना, उनको अगर आवेशित करना हो तो कैसे करेंगे। कुचालक को तो बता दिया मैंने, घिस के करना है। ठीक है, चलो चालक, किसी चालक को आवेशित करने की दो विधि है। एक चालन द्वारा और एक प्रेरण द्वारा। समझना, एक सिंपल है और दूसरी इंटरेस्टिंग है, मतलब जादू टाइप है, देखना हो कैसा। ठीक है, चालन के द्वारा बहुत सिंपल है। जैसे अपन ने एक धातु का गोला ले लिया, सोने का ज़्यादा हो जाएगा, तांबे का, लोहे का गोला ले लिया और इसको एक विद्युत रोधी स्टैंड पे रख दिया। विद्युत रोधी या कुचालक, विद्युत रोधी कुचालक मतलब प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का बना के रख दिया। ठीक है, ये कुचालक है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब करंट आ सकता है। ठीक है, ये रख दिया। अब अपन ने एक छड़ ले ली, ये छड़ अपन कुचालक मान लो, कुचालक मतलब अपन मान लो प्लास्टिक की है, और इसको अपन ने आवेशित कर दिया। प्लास्टिक पर कौन सा आवेश? याद करो, ऋण आवेश। मैंने अभी बताया था एबोनाइड और प्लास्टिक पर ऋण आवेश। ठीक है, तो ये ऋण आवेशित छड़ ले ली अपन ने, इस ऋण आवेशित छड़ ली और इस ऋण आवेशित छड़ को केवल इस पर टच कर दिया। ये टच करा, टच करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये इसके पास आ जाएंगे, और चूंकि ये सुचालक है तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर फैल जाएंगे। अरे टच करते से ही इसके ऊपर पूरे फैल गए। तो अब इसको देने के बाद इसको हटा लिया तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए? इसके पास। हटा लो इसको, ये बन गया, ये आवेशित हो गया। आवेश नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि कुचालक ही। ठीक है, ये आवेश एक प्रकार ये हो गया चालन का। हाँ, चालन। अपन चालन के बारे में अपन ने बताया आपको। अब प्रेरण से अपन इसको आवेशित कैसे करेंगे किसी चीज़ को, मतलब किसी चालक को। ठीक है, चलो चालन का मैं एक एग्जांपल बता दूं, अगर आप घर पे करना चाहो तो चालन का। ठीक है, जैसे आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो, चेयर मतलब अपनी कुर्सी जो पीछे स्टैंड वाली होती है। ठीक है, बैठे हो जूते पहन के, जूते या नायलॉन की चप्पल पहन के, और काफ़ी समय तक बैठने के बाद अगर आप उठते हो और उठ के अगर बिना चप्पल वाले किसी व्यक्ति को आप हल्का सा टच करते हो तो आपको करंट जैसा लगता है, आपको भी लगेगा उसको भी लगेगा। और उसको टच नहीं करो और आप दीवार को टच कर दो हल्का सा तो भी आपको करंट लगता है। ऐसा होता है। अगर घर पे प्रैक्टिकल करना हो तो आप नहीं हो रहा हो तो पीछे प्लास्टिक के स्टैंड पर, जो टेबल के स्टैंड, उस पर टॉवेल से थोड़ा सा पीट लेना तो हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल, प्लास्टिक की टेबल कुचालक,
जब आप बैठ रहे हो तो थोड़ा सा घर्षण होता है पीठ से, घर्षण होने के कारण प्लास्टिक की टेबल पर आवेश आ जाते हैं, ऋण आवेश, मैंने बताया आपको, ठीक है, आवेश आ जाते हैं। चूँकि अपन है सुचालक, तो वो आवेश अपने में टच हो जाते हैं, अपने में टच हो जाते हैं और अपने में प्रवाहित हो जाते हैं। अगर अपन धरती से टच होते तो पूरे आवेश धरती पर टच हो जाते, चले जाते, लेकिन वो धरती पर नहीं गए, अपने में मौजूद है, मतलब अपने में मौजूद है। जैसे आप किसी पृथ्वी से टच करे हुए व्यक्ति को टच करोगे, वो आवेश उससे नीचे जाना चाहेंगे तो अपने को उस समय झटका लगेगा। अगर आप उसकी जगह लोहे की टेबल रखते तो नहीं होता, क्योंकि आप वो जो घर्षण हो रहा है, वो घर्षण से अगर आवेश बन भी रहे हैं तो वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी पर, ठीक है, उससे नहीं होगा। तो ये आप करना चाहो तो ठीक। अब अगली चीज़ है प्रेरण। प्रेरण से किसी चालक को, मैंने बोला है घिस के केवल कुचालक को अपन कर सकते हैं, प्लास्टिक को, लेकिन चालक को, धातुओं को अपन आवेशित कैसे कर सकते हैं, देखिए ये विधि हो गई अब प्रेरण की। अब प्रेरण की विधि समझो, ठीक है, प्रेरण की विधि। जैसे ये एक सुचालक, सुचालक मतलब धातु का एक गोला है, वही विद्युत रोधी स्टैंड पे रखा है इसको अपन ने, ठीक। अब इसको अपन आवेशित करेंगे, ठीक है, आवेशित करेंगे। अब समझना, इसमें अपन ने छड़ को टच कर दिया था, ऋण आवेशित छड़ को टच कर दिया था। अब यहाँ पर अपन ने एक ऋण आवेशित छड़ ली, प्लास्टिक की ले लो, कुछ भी ले लो, ये आवेशित है, ठीक है, आवेशित है। इस आवेशित छड़ को अपन इसके पास लाए, इसमें अपन ने टच कर दी थी, इसमें अपन केवल पास लाए, प्रेरण क्रिया समझो, पास लाए। पास लाने से क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी पदार्थ के परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में ये प्रोटॉन धन आवेशित होता है, ये उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो इस धातु में जब इसको आप यहाँ करोगे तो ये जो मुक्त धातुओं में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिसक जाते हैं। क्यों खिसक जाएंगे इधर की ओर? ऋण क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो इधर के इलेक्ट्रॉन भी किधर खसक जाएंगे? इधर। तो इलेक्ट्रॉन खसक गए तो बचा ये वाली चीज़ बची है। ये मान लो कि इधर के हिस्से ने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया उधर, तो उधर दान कर दिया तो इस पर क्या बन जाएगा? धन। अरे दान करा ना, तो इधर क्या बन जाएगा? धन। तो देखो अपन ने ऋण आवेशित वस्तु को, ऋण आवेशित चीज़ को इसके पास लाए, टच नहीं कराए। टच करते तो ऐसा हो जाता, पास लाए तो ये धातु के गोले के जो ऋण थे वो उस सिरे पर चले गए, और जब यहाँ से गए, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो ये धन आवेश बचा, या फिर ये मान लो कि ये इससे बचे। अब ये तो आधा धन है आधा ऋण है, इसको हटाओगे तो वापस मिल जाएंगे, क्योंकि अभी इसके कारण ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं और इसके कारण आकर्षित हो रहे हैं। मतलब ये इसको हटाओगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन है, अब ये आवेशित नहीं हुआ है, ठीक है, जितना धन है उतना ऋण है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं? इसके बाद अपन क्या करते हैं कि ये धन तो है ही सही, ये छड़ है ही सही, इस गोले को पृथ्वीकृत कर देते। पृथ्वीकृत मतलब क्या? कि एक तांबे का तार लेके टच कर देते धरती पर। जैसे ही तांबे का तार टच करोगे धरती पर तो क्या होगा? ये जो ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन, ये सब चले जाएंगे इधर। कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर चले जाएंगे। बोले सर ये क्यों नहीं गए? ये इसलिए नहीं जाएंगे, ये इससे बंधे हुए, ये फ्री थे तो ये चले गए अंदर। अब बचा क्या इस पर? केवल ये वाली चीज़। अब अगली स्टेप में आप क्या करो कि इस छड़ को हटा दो यहाँ से, ये जो ऋण थी इसको हटा दिया। जब हटाओगे तो ये धन सब जगह फैल जाएंगे। अभी क्यों नहीं फैल रहे थे ये? क्योंकि इसने बांध रखा था इसको। ये सब जगह फैल जाएंगे, और चूंकि ये सुचालक है इसलिए सब जगह फैलना ही है, ये फैल जाएंगे। तो देखो प्रेरण मतलब मैं टच नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने प्रेरणा दी इसको। तो प्रेरणा देने से दूर से ये जो चालक है वो क्या बन गया? आवेशित चालक। और कैसे? देखो पास रखा, इसके कारण
इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे सिरे पे चले गए, धन आकर्षण मतलब इलेक्ट्रॉन जब गए तो यहाँ पर खाली कमी, तो वो धन हो गए। अभी बंधे हुए, ये इससे बंधा हुआ और ये से दूर भगा हुआ है। आपने अगले स्टेप में क्या करा कि इसको पृथ्वीकृत कर दिया। पृथ्वीकृत करने से इलेक्ट्रॉन सब कहाँ चले गए, पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी में चले गए। ये नहीं जाएंगे कि इससे बंधे हुए। अगले स्टेप में अपन ने इसको हटा दिया तो ये पूरे फैल गए। ये वाली जो क्रिया हो गई कौन सी हो गई, प्रेरण की क्रिया, ठीक है, प्रेरण की क्रिया। अब एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन था कि किसी धातु चालक को बिना स्पर्श किए, अलग से नहीं दिए, बिना स्पर्श किए क्या उसे आवेशित कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप मन से लिख सकते हो, लेकिन मुझे मालूम है मन से लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसका पेज के अंदर हल लिखित में दे रखा है। मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा तो उसको आप फेयर कॉपी में लिखना, पूरा सिस्टमेटिक बता रखा है। लेकिन इसको वापस समझ लो एक बार इस चीज़ को, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं, ये तो आता है, ठीक है। तो क्या करा है अपन ने, एक सुचालक एक धातु का गोला लिया, अपन ने स्टैंड पे रखा। विद्युत रोधी स्टैंड मतलब धरती पर टच नहीं है, ये उसका विशेष ध्यान रखना। धरती पर टच होगा तो सब आवेश अंदर। उसके बाद एक ऋण आवेश छड़ को इसके पास लाए, ये लाए, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर चले गए, इसके दूर वाले सिरे पर, और बचा उस पर शेष धन आवेश इधर इस वाले सिरे पर। अब उस गोले को एक तार से, धातु तार से पृथ्वीकृत कर दिया, जिससे उसके संपूर्ण ऋण आवेश पृथ्वी में चले गए। ये इसके कारण नहीं जाएंगे, ठीक है, ये पृथ्वी में चले गए, चले गए। अब इस छड़ को हम हटा लेते हैं, ऋण आवेश छड़ को हटा लेते हैं, जिससे ये जो धन आवेश बचे हैं वो सब इसके ऊपर, इसकी सतह पर फैल जाते हैं। इस प्रकार बिना स्पर्श किए कोई चालक को अपन आवेशित कर सकते हैं, ठीक है, आवेशित कर सकते हैं प्रेरण क्रिया से। ये एग्ज़ाम में आता तो मैंने उसमें लिखवा दिया है। अभी अपन ने सीखा कि जब अपन कुचालक वस्तु को घिसते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा मतलब किसी वस्तु में अगर आवेश आ जाता है तो उसमें आवेश की मात्रा को Q से लिखते हैं या Q से लिखते हैं, स्मॉल या कैपिटल किसी से भी लिखते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश वो जिसमें दिशा नहीं होती है। ये अदिश 11वीं की चीज़ है, फिर भी एक अलग वीडियो बना के अदिश बता देंगे आपको, ठीक है। अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक, मात्रक क्या, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, जैसे कपड़े खरीदने जाते तो अपन बोलते हैं ना 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो लंबाई का मात्रक मीटर, ऐसे ही आवेश की मात्रा का मात्रक, एसआई मात्रक, वो होता है कूलाम। एक वैज्ञानिक के नाम पर है कूलाम, CIMP। हमेशा के लिए पूरे फिजिक्स में लास्ट तक के लिए याद रखो, आवेश की मात्रा का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, कूलाम, वैज्ञानिक का नाम है कूलाम। CGS मात्रक, एक CGS मात्रक भी होता है, जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और CGS मात्रक होता है, CGS वो होता है सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका CGS मात्रक होता है स्थित कूलाम, स्थित कूलाम, ठीक है, स्थित कूलाम। इन दोनों में एक संबंध होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही एक कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। इसको याद करना है। इसके बाद जो बनेंगे वो इससे बनेंगे संबंध, लेकिन इसको याद करना है। आवेश की मात्रा का एसआई मात्रक कूलाम हमेशा, ठीक है, मात्रक की बात आएगी तो कूलाम, और CGS स्थित कूलाम, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। अब एक क्वेश्चन जो अगर 3 नंबर में पूछते हैं या 4 नंबर में पूछते तो पूछ, 4 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर पूछ सकते हैं, वो समझो क्या है, IMP है। पहले समझना, आवेश का क्वांटीकरण
आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आईएमपी क्वेश्चन बेटा, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ठीक है। तो पहले इसको समझाऊंगा, उसकी फिर परिभाषा बताएंगे अपन क्या। जैसे कोई सी वस्तु है, जैसे अपन ने कांच ही मान लो, ठीक है। अगर कांच को अपन ने रेशमी कपड़े से घिसा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सही, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण ये बोलता है कि कभी भी किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 10 निकलेंगे, 1000 निकलेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं निकलेगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़रा सा, तो क्या वो आधा निकलेगा? आधा मतलब सिर चले गया और धड़ रह गया, ऐसा नहीं। या तो 1 या 2 या 3 या 4, कभी आधा नहीं निकलेगा, कभी पाव भर नहीं निकलेगा तो पूरा। और सबसे कम कितना निकल सकता है? 1। सबसे अधिक तो बहुत सारा निकल सकता है। तो वो यही बोलते हैं कि जब भी किस पर आवेश की मात्रा होगी तो वो आवेश की मात्रा ऐसे पूर्णांकों के रूप में होंगी। पूर्णांक बोलते हैं, गणित की भाषा में इनको पूर्णांक बोलते हैं। ये पूर्णांक नहीं है, आधा, 1.5, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो वो ये बोलता है कि जब भी किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो 1, 2, 3 निकलेंगे, न कि आधा, 1.5, ऐसा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण यही कहता है। या इसमें समझ सकते हैं कि सबसे कम मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ 1.5 नहीं हो सकती है, 2.5 नहीं हो सकती है, 1, 2, 3, 4। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार इसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या बताया है कि इसमें आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं उनका पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज मतलब ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई मानते हैं, और पूर्ण गुणज, गुणे में पूर्ण गुणज, पूर्ण मतलब पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। इस आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र है कि किसी पर आवेश की मात्रा निकालने का एक सूत्र ये भी है, Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस आवेश भी होते हैं, ऋण आवेश भी होते हैं, प्लस माइनस NE, जहाँ पर N 0 नहीं, 1, 2, 3 पूर्णांक संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब ये इतना माइंड में रखो कि 1 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर टच हो जाए तो कितना करंट लगेगा, ये अपन बाद में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन लगने पर टच होगा, या बाद में, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश बहुत कम, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। -19 का मतलब ये होता है कि 10 19 जीरो तो लगी है, लेकिन वो 1 में है। माइनस का मतलब ये है, मतलब बहुत कम, बहुत कम। अगर ये पॉजिटिव होती तो बहुत ज़्यादा, लेकिन माइनस में मतलब बहुत कम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन। मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जो अपन आँखों से नहीं देख पाते, अपन प्रैक्टिकली नहीं देख पाते, उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। उस पर इतना आवेश होता है कितना, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। अगर इस पर आवेश बोले तो कभी कभी हम माइनस लगाते हैं, बोले क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। लेकिन अगर किसी पर आवेश की मात्रा बात करते हैं तो आवेश की मात्रा 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये आवेश का क्वांटीकरण है। अब ये समझाने के लिए, मैं समझाने में क्या बताया कि कभी भी किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा होगी तो 1, 2, 3, 4 मतलब पूर्णांक के रूप में होगी, आधी नहीं होगी। ये समझने की चीज़ है। अब परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या, बोले ये एक कोई वस्तु है, ठीक है। तो कोई सी भी वस्तु है उस पर आवेश की मात्रा, मतलब ये आवेश की मात्रा Q, बोले 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्ण गुणज में होती है। पूर्ण गुणज का मतलब ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या के गुणे में होती है। और समझने के लिए 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, आधी नहीं होगी, ठीक है। तो परिभाषा समझो, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा
इस पर भी आवेश की मात्रा, इस पर भी आवेश की मात्रा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, पूर्ण गुणज में होती है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश होता है, पूर्ण गुणज होती है। फिर से, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ये आवेश की मात्रा, ये आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। आप चाहो तो बिल्कुल शांति से एक बार दो बार बोल के देख सकते हो, तो याद भी हो जाती है। ठीक है, कैसे? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, पूर्ण गुणज में होती है। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सूत्र यह ही है इसका, Q बराबर प्लस माइनस NE। ई पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो ये ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और बहुत बार ऑब्जेक्टिव बनता है ये वाला, कि वो कभी कभी जोड़ियों में देते इधर आवेश का क्वांटीकरण और इधर ये लिखा हुआ आता है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो मालूम पड़े कि हाँ आवेश का क्वांटीकरण इससे संबंधित है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते, सवालों में काम आएगा, अपन सवाल करेंगे उसमें काम आएगा। ठीक है, चलो अब आप सोच के बताओ कि कोई सा भी आवेशित वस्तु, अगर कोई वस्तु आवेशित नहीं है तो उस पर तो आवेश 0 हो गया, आवेशित नहीं है तो। ठीक है, लेकिन कोई सी भी आवेशित वस्तु, उसमें सबसे कम आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है? सबसे कम, तो सबसे कम आवेश की मात्रा हो सकती है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। शुरुआत यहीं से ही। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर हो सकती है सबसे कम। इसको नाम दिया उनने मूल आवेश या न्यूनतम आवेश। क्या नाम दिया इसको? मूल आवेश या न्यूनतम आवेश। आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी मात्रा को मूल आवेश दिया या न्यूनतम आवेश बोलते हैं। और इसका एक नया नाम दिया उनने, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश ये भी पूछा है, आपसे पूछा जाए सबसे न्यूनतम आवेश को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। सबसे न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। या ये बोले कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है? तो वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये बहुत IMP है, ये आपको मैं नोट्स में दूंगा, उसमें आपको सब ऑब्जेक्टिव भी लिखे हुए। मैं बहुत IMP क्वेश्चनों को 3 स्टार लगवाता हूँ और जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है उस पर ऐसा डॉट बना देता हूँ, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, आपको आइडिया लगता रहेगा। बाकी बच्चों, ये वो है जो मैं नोट्स आपको पहुँचाऊँगा। ये तो मैं पहुँचा चुका हूँ, सिलेबस आपको बोर्ड पे समझा चुका हूँ, मतलब। चलो फिर आज जो मैंने पढ़ाया उसका जो भी आपको नोट करना है वो ये बता रहा हूँ एक बार और इसमें से जो 3 स्टार है, डॉट है, वो एग्ज़ाम के लिए IMP, बाकी कुछ समझने के लिए लिखवा है। देखो, ये आवेश उत्पन्न का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया था। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर घिसा जाता है तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है वो धन आवेशित, यार हो, जो दान करती है वो धन आवेशित, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋण आवेशित, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। यह क्रिया केवल कुचालकों में होती है, जैसे रबर, प्लास्टिक, परंतु चालक जैसे धातु, चांदी में नहीं होती। मैंने बता दिया कि उसमें अलग विधि चलती है। ये आवेश संरक्षण का नियम, अभी ये नहीं समझाया है तो ये अभी नहीं करना है, उतार जरूर लेना आप। ये बहुत IMP डॉट। सजातीय आवेशों, धन या ऋण में सदैव प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण होता है। ठीक है, चलो चालक, अपन 2 प्रकार बताए थे धातु के, मतलब पदार्थ के, चालक और कुचालक। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, सभी धातु हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक, कुचालक या विद्युत रोधी, इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधे रहते हैं, मतलब नगण्य नहीं होते लगभग। ठीक है, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। चालक को आवेशित करने की 2 विधियाँ होती है। कुचालक का मैंने बता ही दिया था कि घिस कर सकते हैं,
लेकिन चालक को 2 विधि बताई थी मैंने, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। पूरा विस्तार से अपन ने वीडियो समझाया, उसमें देखना है इसको। एग्ज़ाम के लिए IMP ने इसलिए नहीं लिखवाई है। अब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो करवा रहा हूँ मैं। आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे आवेशित कर सकते हो? इसके पीछे पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको पहले समझा दूँ क्या करा अपन ने। एक धातु का गोला लिया जिसको विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा है, इस पर अपन ने एक आवेशित ऋण आवेशित छड़ को पास लाए। जैसे ही पास लाओगे तो दूर इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, मतलब दूर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और पास में धन आवेश रहेंगे। मैंने समझाया आपको, ये धन आवेश इससे तो बंधे रहेंगे। और ऋण आवेश को पृथ्वी में पहुँचाने के लिए अपन ने क्या कर रखा है, इसको पृथ्वीकृत कर दिया। तो टोटल इसके ऋण आयन तो पहुँच गए पृथ्वी में, बचे धन आवेश ये नहीं जाएंगे इसके कारण, ठीक है, बंधे हुए इसके कारण। फिर अपन ने छड़ हटा दी तो ये पूरा धन आवेश इस पर फैल जाता है। तो देखो बिना अपन ने स्पर्श किए, इसको अपन ने स्पर्श नहीं कराया, फिर भी क्या बन गया, पूरा ये आवेशित हो गया। ये पूरा वो लिखा हो पूरी विधि। जब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। सर्वप्रथम में एक कुचालक स्टैंड पर एक अनावेशित धातु का गोला रखते हैं तथा उसके ऊपर एक ऋण आवेशित छड़ को ले जाते हैं उसके पास, ठीक है, जिससे गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे पर चले जाते हैं तथा पास का सिरा धन आवेशित हो जाता है। अब गोले को चालक तार द्वारा पृथ्वीकृत किया जाता है, जिससे गोले के इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं। अब ऋण आवेशित छड़ को हटा लेते हैं, जिससे धन आवेश गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, जिससे गोला धन आवेशित हो जाता है। ये जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ वो केवल इसलिए कि जब आप लिखो तो कुछ प्रॉब्लम आए लिखने में, इसलिए समझा मैं पूरा चुका हूँ। मैं समझा भी बिल्कुल नहीं रहा हूँ, केवल मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि अगर आपको लिखने में, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको देख सकते हो क्या लिखा था, ठीक है। चलो, ये डॉट मतलब IMP है। आवेश या आवेश की मात्रा एक अदिश राशि होती है, ये नहीं बताया, अदिश ड्रिल, जिसका SI मात्रा कूलाम और CGS मात्रा स्थित कूलाम है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। आवेश का क्वांटीकरण, इसको जरूर याद करना। क्या बताया था मैंने, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। याद करने का थोड़ा तरीका हो जाएगा, बाकी समझ में तो आ ही गया था। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश की मात्रा का सूत्र Q बराबर ± NE, जहाँ N 1 2 3 मतलब पूर्णांक संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, 19 सही है, ठीक है, 19 कूलाम। मूल आवेश इसमें है क्वेश्चन में। एक इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी मात्रा या सबसे छोटी इकाई है, इसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। ये इतना ही मूल आवेश, ये ऑब्जेक्टिव है। न्यूनतम आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। जैसे आ जाए कि न्यूनतम आवेश को कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल न्यूनतम आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। ये मैं पहुँचाऊँगा, ये आपको कुछ भी हो जाए, जैसे वीडियो प्राप्त हो आपको फेयर कॉपी में लिखना है और जिसमें मैं बोलूँगा उसमें आपको सेंड करना है। धन्यवाद।